हेलो बच्चों, क्या हालचाल। देखो, आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जो कि जेई मेन के बाद आपको जे एडवांस की प्रिपरेशन में बहुत मदद करने वाला। तो आज का टाइटल क्या है अपना, आज का क्या अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जेई एडवांस स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स। स्पेशली ठीक अपन आज मैथ्स की बात करने वाले हैं कि भाई मैथ्स में कैसे अपने को जेई एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहिए, जेई एडवांस का पेपर मैथ्स का कैसा आता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, माय डियर फ्रेंड्स, इतना वास्ट एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी बहुत सारी मदद कर सकता हूं, जिससे कि आप आने वाले जो 2 मंथ्स हैं उनको बहुत ब्यूटीफुली यूज करके अपने स्कोर को मेरे ख्याल से 30-40% तक इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आपने प्रिपरेशन अभी भी जेई मेन तक की ही की है और जेई एडवांस की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, इनफैक्ट बिगिन करना चाहते हो, तो उस केस में भी ये वीडियो आपकी बहुत 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 मदद करने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत सारा कंटेंट बहुत जल्दी में बिना आपका बहुत ज्यादा टाइम लिए हुए मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो टिक आई रिक्वेस्ट यू कि भाई आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और इसको देखिए, और इसमें जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको मतलब कहना चाहिए अप्लाई करना चाहिए ना, उसको अप्लाई करिएगा। प्लीज नोट डाउन करके रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके नोट्स बना लीजिए। तो अपन आज मैथ्स की स्ट्रैटेजी की बात करने जा रहे हैं, सक्सेस फॉर्मूला टू गेट इनटू योर ड्रीम आईआईटी। जो भी आपने ड्रीम आईआईटी देखा है, जो भी आपका आईआईटी ड्रीम में आता है माय डियर फ्रेंड, वो क्रैक करने के लिए मैथ्स आपकी जबरदस्त मदद करेगा। क्योंकि आपको पता है मैथ्स ही सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो जो सबसे परेशान करने वाला जो दोस्त है या दुश्मन है, उसको अगर काबू में कर लिया जाए तो माय डियर फ्रेंड अपनी लाइफ काफी कूल हो जाती है। क्लियर? सो ठीक है, यहां पर देखो जेई एडवांस को लोग ज्यादातर पब्लिक डिफिकल्ट एग्जाम बोलती है, जबकि ये डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है, ये डिफरेंट एग्जामिनेशन है। अगर मैं आपसे बोलूं, मेरी बात समझिएगा, मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई माय डियर फ्रेंड आपको एक ऐसे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 30% से 35% स्कोर करना है, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं करूंगा क्योंकि बोर्ड्स में मैं 99%, 98%, 97%, 90% के अबव टारगेट करता हूं। मैंने 90% के अबव स्कोर किया है, मैंने 90% के ऊपर स्कोर करने का सोचा है 12th बोर्ड्स में या 10th बोर्ड्स में, राइट? सो ठीक है, सोचिए एक ऐसा एग्जामिनेशन है, बोर्ड्स एग्जामिनेशन, जिसमें आप 90 एंड अबव परसेंटेज की बात को बिल्कुल नॉर्मली लेते हो, और 98% आने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं यह क्या बताऊं सर, कम रह गए नंबर, है ना? तो भाई ठीक है, कई बार कहते हैं यार उसमें भी 98-99% में भी कम रह जाते हैं, राइट? और यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं 30-35% पेपर नंबर्स अगर आप ले आओगे तो आप ड्रीम आईआईटी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आईआईटी में एंटर हो जाओगे, राइट? आप टॉप 10,000 रैंक्स में आ जाओगे। क्लियर? तो अपन ठीक है, इस एग्जाम को डिफिकल्ट नहीं कह सकते, ये एग्जाम डिफरेंट है। डिफिकल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि 30-35% नंबर लाना किसी भी एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट नहीं हो सकता। किसी भी एग्जामिनेशन में 30-35% नंबर लाना, अगर स्ट्रैटेजी लगा करके और बारीकी से उस एग्जाम के नेचर को समझ करके काम किया जाए तो वो डिफिकल्ट नहीं हो सकता। और यहां पर भी डिफिकल्ट नहीं, मैं आपको बता रहा हूं 50-60% क्वेश्चन आसान आते हैं। चाहे कभी भी 1 to 1 आप किसी भी अपने सीनियर से, किसी भी भैया से, जो भी सिलेक्ट हुए या नहीं सिलेक्ट हुए, उनको अगर बोलिए पेपर में एक एक क्वेश्चन अगर वो देखें और देख करके ये बताएं, तो वो बोलेंगे हाँ भाई मैं वहां पर कुछ मैंने गड़बड़ कर दी थी, मेरा टेम्परामेंट लूज कर गया था, मैं डर गया था, लेकिन 50% क्वेश्चंस आसान थे। आसान मतलब मॉडरेट लेवल के थे, जो बना सकता था मैं, या घर पे आके मैंने बना लिया, राइट? तो वो जो घर वाली परफॉर्मेंस है वो वहां पर देनी है। तो ये डिफरेंट एग्जामिनेशन। डिफरेंट क्यों है भैया? ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ 1% लोग ही हैं जो 30-35% नंबर स्कोर कर पाते हैं, सो ठीक है, दिस एग्जामिनेशन इज टोटली डिफरेंट एग्जामिनेशन, राइट? तो अपन क्या बोलते हैं भाई, ठीक है, इस एग्जामिनेशन में क्या चेक करना होता है? एक तो एप्लीकेशन। ये एग्जाम ठीक है आपके एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसमें एप्लीकेशन जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उनको अप्लाई करना चेक करता है। आपका टेम्परामेंट, स्ट्रेस आप कैसे मैनेज करते हो, इसको चेक करता है। कैसे नए नए क्वेश्चंस को पूछ करके, आपके जो अनसीन क्वेश्चंस होते हैं, बिना देखे हुए क्वेश्चंस होते हैं, उनको एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे कि आप उस समय प्रॉब्लम सॉल्वर हो या नहीं, आपने रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी है या नहीं, आप नए प्रॉब्लम को देख करके अपने स्ट्रेस को, अपने ब्रेन को उतनी ही ब्यूटीफुल तरीके से चला पाते हो कि नहीं, ये इसमें चेक किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड थिंग जो चेक की जाती है वो है माय डिफरेंट टाइम मैनेजमेंट, राइट? तो 3 चीजें ये लोग चेक करते हैं। एक पहला चेक करते हैं आपको अप्लाई करना कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन, ठीक है, नॉट मगिंग द थ्योरी, राइट? तो अपन और न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वहां से वो टेम्परामेंट चेक करते हैं, एप्लीकेशन से वो साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट चेक करते हैं। कहने को ये 11th और 12th की मैथ्स होती है, लेकिन 11th 12th की फिजिक्स होती है, 11th 12th की केमिस्ट्री होती है, लेकिन बड़े बड़ों को हिला
हिला के रख देती है, राइट। तो इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस और इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इतने कहना चाहिए फोड़ू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। टाइम मैनेजमेंट से आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी का बैलेंस चेक किया जाता है, क्लियर। तो नेक्स्ट बैठ के देखो, यहां पर सब्जेक्ट कट ऑफ भी जरूरी होती है, जो कि 8 to 10 मार्क्स है ओनली, 8 to 10 मार्क्स ओनली सब्जेक्ट कट ऑफ होती है। 8 से 10 नंबर चाहिए होते हैं पर सब्जेक्ट, जो कि बहुत आसानी से आ जाते हैं। 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस अपने को पर सब्जेक्ट अगर अपन कर देते हैं तो वहां पर अपना इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर हो जाता है। और एग्रीगेट कट ऑफ की बात करें तो 88 to 88 मार्क्स, लगभग अगर मैं आपसे ये बोलूं कि लेस देन 25%, लगभग 25% नंबर जो है वो आपको एग्रीगेट कट ऑफ के लिए चाहिए होते हैं। कट ऑफ परसेंटाइल जो जेई मेन का होता है, जिससे 2.5 लाख बच्चों को जेई एडवांस के लिए चुना जाता है, जिसमें से जनरल कैटेगरी को ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे होते हैं, उनके लिए 99.77 परसेंटाइल, ये परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है, तो लगभग 91 परसेंटाइल पे आप जेई मेन से जेई एडवांस के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, राइट। मैं आपसे बोलूंगा क्योंकि जेई एडवांस्ड के जो एनालिसिस है, ये जो जेई एडवांस का रैंक वर्सेस मार्क्स एनालिसिस है, इसको अगर आप देखो तो यहां से आपको डेंसिटी समझना चाहिए। यहां पे डेंसिटी समझिए कि फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए ईयर 2021 में लगभग 100 नंबर की जरूरत पड़ती है, मतलब 100 मार्क्स में 500 स्टूडेंट्स है सिर्फ। और यहां पर भी देखो 100 मार्क्स में लगभग 100 मार्क्स में डेंसिटी बहुत कम है। यहां पर जो बिगिनिंग है वहां पर डेंसिटी बहुत कम है, तो डेंसिटी बहुत मैटर करती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर मार्क्स पे पर्टिकुलर रैंक आप अचीव कर ही लोगे, राइट। क्योंकि देखो 2022 में, अगर मैं 2022 की बात करूं तो 137 मार्क्स पे, 137 मार्क्स के आसपास या 134 मार्क्स के आसपास 2000 से 5000 रैंक आ रही थी। देखिए 2000 रैंक है 147 पे, 5000 रैंक है 115 पे, 134 मार्क्स पे बच्चे की 2800 रैंक आई थी। 2800, 134 मार्क्स पे कितनी रैंक आ रही है माय डियर फ्रेंड? 134 मार्क्स पे 2800 रैंक आई है, 2800 रैंक आई है, राइट। और यहां पर 134 मार्क्स पे 8000 के लगभग रैंक आई है। सोचिए तो कहां पे 2800 3000 के लगभग रैंक आ रही है, और उसी मार्क्स पे, उतने ही मार्क्स पे कहीं 8000 रैंक आ रही है। जस्ट 2022 और 2023, बहुत आगे पीछे की बात नहीं कर रहा हूं कि 10 साल पहले 15 साल पहले की कहानी नहीं सुना रहा हूं। 2022 में उतने ही नंबर पे। तो ये डिपेंड किस पे करता है माय डियर फ्रेंड? ये डिपेंड करता है डेंसिटी वर्सेस रैंक्स पे। एक्चुअली डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो डेंसिटी कई बार किसी पर्टिकुलर मार्क्स के सेगमेंट में, किसी पर्टिकुलर स्लैब में डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी पर्टिकुलर स्लैब में डेंसिटी बहुत कम होती है, वहां से रैंक्स कई बार सफर करती है। तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे, मैं अभी दिखाता हूं, तो इसलिए आपको मैं बोलूंगा डोंट सेट योर टारगेट। कोई भी टारगेट सेट मत करो कि मुझे 100 मार्क्स लाना है, मुझे 120 मार्क्स लाना है, 134 मार्क्स लाना है, 140, 150, 160, 165। ऐसे किसी भी पुराने भैया को देख करके आप ऐसे मत सोचो कि जो 2023 में हुआ है वही 2024 में होगा। कई बार क्या होता है, पुराने भैया लोगों से बात करके आप लोग ये माइंड सेट बना लेते हो कि मुझे 150 नंबर लाने हैं, और हो सकता है 150 नंबर पे भैया की तो 3000 रैंक आई हो और आपकी 150 नंबर पे 9000 रैंक आए। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा हुआ है 2022 और 23 में, ऐसा हुआ है, राइट। अब देखो मोस्ट लव्ड 10 चैप्टर्स फॉर वर्सेस मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में ये मोस्ट लव्ड 10 चैप्टर्स है। जेईई एडवांस्ड के सबसे लाडले, सबसे दुलारे, सबसे प्यारे 10 चैप्टर्स हैं, जहां से हम लोग 24 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड? 24 क्वेश्चंस आउट ऑफ 36 क्वेश्चंस की बात करते हैं। 24 क्वेश्चंस आउट ऑफ 36 क्वेश्चंस। पेपर 1 पेपर 2 में पहले 2016 15 17 में 20 क्वेश्चंस भी आए हैं, 40 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी जो पैटर्न है वो लगभग 18 क्वेश्चन, 17 18 19 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ क्वेश्चंस, राइट। जेईई एडवांस जो भी आईआईटी कंडक्ट करती है वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि अगर लेंदी पेपर है तो कई बार 17 क्वेश्चंस भी करते हुए देखा गया है। तो अगर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते, बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, है ना, अच्छे शॉर्ट लेंथ बट ट्रिकी क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, तो उस केस में उन्होंने 19 क्वेश्चंस भी पूछे हैं, राइट।
सो ठीक है, जे एडवांस का पैटर्न कभी भी सेट नहीं होता है, वो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को बढ़ा कम कर सकते हैं। सिंगल चॉइस क्वेश्चंस का लगभग विलुप्त होते जा रहे हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस डिसअपियर हो रहे हैं, बहुत कम क्वेश्चन सिंगल चॉइस पूछते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। तो देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, ठीक है, के 3 क्वेश्चंस आते हैं, एलसीडी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के 2 क्वेश्चंस है, फंक्शंस एंड रिलेशन से 1 क्वेश्चन मिनिमम, ये मिनिमम साइड पे मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, सीक्वेंस इन सीरीज से 4-4 क्वेश्चंस भी जेई ने पूछे हैं, सर्कल एंड कोनिक से 5-6 क्वेश्चंस भी पूछे हैं, लेकिन 4 क्वेश्चंस मैंने लिए, मैट्रिसेस से भी कई बार पैराग्राफ बनाते हुए देखा गया है, तो 4 क्वेश्चंस भी कई बार पूछे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 3-3, 4-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 6-6 क्वेश्चंस आए हुए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से, लेकिन मैंने यहाँ पर मिनिमम साइड पे 2 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो वेक्टर्स एंड 3D से 4 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस आए थे 2018 में, और 2015 में भी 6 क्वेश्चंस आए थे, तो इसलिए ठीक है कई बार, और 2022 में भी थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस थे, तो ऐसे करके ठीक है कई बार वेक्टर्स एंड 3D से ठीक है 4 से ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन मिनिमम 4 तो पूछते ही पूछते हैं, राइट। तो एओडी से 3 क्वेश्चंस, तो ऐसे अगर आप इनका टोटल करोगे तो ये 24 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। अब इसके बाद अगर अपन ठीक है मैथ्स के ठीक है ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं, तो मैथ्स में ठीक है माय डिफरेंट 5 ब्रांचेस है, राइट। तो अलजेब्रा, ठीक है, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ट्रिगो एंड वेक्टर्स एंड 3D, राइट। तो ये अगर मैं ठीक है 5 ब्रांचेस की बात करूं, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो एक चैप्टर होता है, देखो यहां पर एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा मैथ्स की प्रिपरेशन को एनालाइज करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये टॉप 10 चैप्टर्स आप कर लेते हो तो 33% चैप्टर्स से 66% का कवरेज होगा। तो 66% कवरेज, 24 मार्क्स की जो कहानी है वो टॉप 10 चैप्टर्स से कवर हो जाती है। एक आध चैप्टर्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं। परम्यूटेशन में आपको अगर फॉर्मूला पता है तो काम बन जाता है। मेन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बेस थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो ठीक है, देखो अलजेब्रा और कैलकुलस ऑलमोस्ट इक्वल आता है, ऑलमोस्ट इक्वल आता है, 30% आता है। कोऑर्डिनेट से भी ठीक है लगभग 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं आउट ऑफ 36, ठीक है 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये भी लगभग 20% हो जाता है। वेक्टर्स एंड 3D ठीक है लगभग 10 से 12% कवर करता है। और ट्रिग्नोमेट्री में आईटीएफ जो है, आईटीएफ को अपन ने कैलकुलस में डाल दिया है, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फेज 1 है जिसको अपन कंपाउंड एंगल्स या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज बोलते हैं, वहां से अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो बनता नहीं है। तो इसलिए कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले सारे अपने को याद होने चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस करने की नहीं सोच सकते, राइट। क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोलर फॉर्म हो या इलिप्स में ठीक है आपका पैरामीट्रिक फॉर्म हो, सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म हो, हाइपरबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म हो, या फंक्शंस में डोमेन और रेंज के प्रॉब्लम्स हो, पीरियोडिक फंक्शंस हो, या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की अपन बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होता है, या डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लिबनीड्स थ्योरम है वो पूछा जाता है। लिबनीड्स थ्योरम, किंग, क्वीन और जैक प्रॉपर्टीज और एक ऑड इवन वाली प्रॉपर्टीज है। अगर अपन इतना सा पार्ट भी कर लेते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है। एक लिमिट ऑफ द सम का पार्ट है जो जेई मेंस में नहीं पूछा जाता है, तो जे एडवांस में पूछे जाने की बहुत 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 प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो ठीक है, लिमिट ऑफ द सम करना मत भूलिए। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड कि ट्रिग्नोमेट्री आप छोड़ सकते हो, लेकिन बेसिक फॉर्मूले वगैरह आपको आने चाहिए। वेक्टर्स एंड 3D को अच्छे से करिए, और ये विजुलाइज करने वाला टॉपिक है। यहां पर 3D आप समझते हो ना यार, याद रहता है, फिजिक्स जैसा टॉपिक है। वेक्टर्स एंड 3D जो है ये विजुलाइजेशन पर बेस्ड टॉपिक है, इसलिए भी जेई एडवांस्ड इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि इससे बच्चे का थॉट प्रोसेस कितना डेवलप्ड है ये पता चलता है, वो विजुलाइजेशन उसका कितना शार्प है, कितना साउंड है ये पता चलता है। और वहां से वेक्टर्स एंड 3D पे अगर वो क्वेश्चन कर पाता है तो उसको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर माना जा सकता है, एक अच्छा एप्लीकेशन वाला बच्चा माना जा सकता है, राइट। तो वहां पर ठीक, और इसी तरह से जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी बच्चों की पकड़ थोड़ी सी कम होती है, इनडेफिनेट में ज्यादा होती है, इसलिए इनडेफिनेट से जेई कम पूछता है, डेफिनेट से ज्यादा पूछता है। तो देखो, और दूसरा देखो अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि इसमें एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप छोड़ देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। जबकि अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो कैलकुलस में अगर आप एलसीडी करते हो तो आपको फंक्शन रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन एंड फंक्शन करना पड़ता है। फंक्शन में और थोड़ा सा आईटीएफ का जो डोमेन और रेंज का नॉलेज है जो कि फंक्शन में ही आ जाता है
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और जब इनवर्स फंक्शन पढ़ते हो तो वहां पर आईटीएफ का हल्का फुल्का आइडिया आ जाता है, राइट। तो एलसीडी बिना फंक्शन के नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने टॉप 10 चैप्टर्स आपके लिए बनाए हैं वो भी ये सोच करके बनाए हैं कि ऐसे बीच बीच में से चैप्टर्स नहीं उठाए। मेरी बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं भाई कोनिक्स अगर मैंने रखा है तो सर्किल भी रखा है, क्योंकि सर्किल के बगैर कोनिक्स नहीं बन सकता, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे सर्किल एंड पैराबोला, सर्किल एंड इलिप्स, सर्किल एंड हाइपरबोला, सर्किल एंड सर्किल, सर्किल एंड लाइन। तो सर्किल को हर जगह इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और सर्किल एंड हाइपरबोला, सर्किल एंड हाइपरबोला, सर्कल एंड पैराबोला, सर्कल एंड इलिप्स, ये तीनों ही बहुत हॉट केक्स हैं। जेई ने यहां पर खूब सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जो चाहे वो कॉमन टेंजेंट्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन या कॉर्ड और मिड पॉइंट के लोकस निकालने के क्वेश्चंस हो, कहीं पर भी वो सर्कल या एरिया वाले क्वेश्चंस हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैक्सिमाइज किया हो, या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर को मिनिमम मैक्सिमम किया हो, मतलब कुछ भी कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन फ्रेम किया है तो वो सर्कल इन्वॉल्व करना चाहते हैं और सर्कल को इन्वॉल्व करते हैं। सर्कल ब्यूटीफुल कर्व है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो सर्कल कहीं पर भी इन्वॉल्व हो भी जाता है, राइट। तो यहां पर देखो जी ये सर्कल, ठीक है, इसलिए मैंने सर्कल एंड कोनिक्स रखा है। ऐसे मैंने चैप्टर्स को सिलेक्ट किया है कि आपका जो सेट है वो कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई एक चैप्टर मैंने रख दिया, उसको कंप्लीट करने के लिए दूसरा चैप्टर भी आपको करना पड़ रहा है, जो कि इन टॉप 10 चैप्टर्स में है ही नहीं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने ऑलमोस्ट पूरा रखा है। चेक करिए कि भाई फंक्शन भी रखा है, एलसीडी भी रखा है और एओडी भी रखा है। तो इसका ना डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने पूरा रखा है। डिफरेंशियल कैलकुलस से मैं देख रहा हूं 2, 1, 3 और 3 6 क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं, राइट। तो 6 क्वेश्चंस। फिर इंटीग्रल कैलकुलस में डेफिनेट मैंने सिर्फ रखा है, इंडेफिनिट एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं रखा, राइट। सो ठीक है, यहां पर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशंस और एरिया से ऐसा देखा गया कि 2-2, 3-3 साल में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें मैं आपको खामखा में परेशान नहीं करना चाहता हूं, राइट। सो ठीक है, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी एक अलग चैप्टर है, वेक्टर्स एंड 3D एक अलग चैप्टर है, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस एक अलग चैप्टर है। तो ये सारे तीन जो चैप्टर्स हैं, जो 3-3, 4-4 क्वेश्चंस का वेटेज रखते हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। सो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि मैं अपनी बात कहने में समर्थ रहा हूं, मैं अपनी बात कह पाया और आप मेरी बात को समझ पाए हैं कि इन टॉप 10 चैप्टर्स को भूलना नहीं है। और ये टॉप 10 चैप्टर्स मैंने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो कि एक दूसरे को कहना चाहिए कंप्लीट करते हैं, राइट। सो ठीक, आप इनको करके बड़े मजे ले सकते हो। अब अगर मैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, अगर स्पेशली मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, तो जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, वो डिफिकल्ट लैंग्वेज है। एक्चुअली मैथमेटिक्स क्यों डिफिकल्ट हो जाती है, क्यों मैथ्स का पेपर लोगों को डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि जो मैथ्स का क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कई बार सेट्स है, फॉर एवरी, ऐसे सिंबल्स वगैरह यूज करते हैं। ऐसी लैंग्वेज है एक्चुअली मैथ्स की जो कि इंग्लिश और हिंदी नहीं है। तो मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, राइट। क्योंकि ये साइंस पे, सिंबल्स पे, रूल्स पे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पर, बहुत सारे ऐसे थ्योरी के कंस्ट्रेंट्स हैं जिन पर बेस्ड होती है, इसलिए मैथमेटिकल लैंग्वेज को डिफिकल्ट लैंग्वेज कहा जाता है। दैट इज व्हाई ठीक है, मैथ्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में चला जाता है या लगने लगता है, राइट। तो कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं, वो कॉम्प्लिकेसी रखते हैं, डिफिकल्ट नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेंदी पेपर बनाने चाहते तो नोटेशंस की वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इतना, कई बार ना क्वेश्चन जो है ना 1.5 लाइन में जो क्वेश्चन वो लिख सकते हैं, उसको वो 4 से 5 लाइन में लिखते हैं। लेट ए एंड बी आर दिस एंड सो एंड सो, ऐसे है ना कि भाई कोई एक लाइन है, लेट दिस इज अ लाइन डिफाइंड फ्रॉम डिफाइंड इन एक्स वाई प्लेन एंड कट्स टू द सर्कल एट 2 पॉइंट्स नेम्ड ए एंड बी। नाउ ठीक है, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। ऐसे करके ना क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, प्रोबेबिलिटी में, कहीं पर भी इतना एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन को कि वो क्वेश्चन जो 1.5 लाइन में, 1.5 लाइन में खत्म हो सकता था, उसको 5-5 लाइंस में लेकर के जाते हैं, जिससे कि पेपर का क्वेश्चन जो है ना लेंदी हो जाता है। इसलिए वहां पे Q3 लगाने की सलाह देता हूं मैं। डिफरेंट चैप्टर्स, मिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स कर देते हैं, मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स कर देते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन पेपर जो है ना डिफरेंट चैप्टर्स की मिक्सिंग करने की वजह से भी डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि कई बार होता है आप एक चैप्टर करके गए हो, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, या क्वाड्रेटिक आपको करके गए, वहीं पर उसने एपी, जीपी, एचपी भी लगा दिया, एएम ग्रेटर देन जीएम लगा दिया, तो फिर वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का भी नहीं है, सीक्वेंस का भी नहीं है। तो जो सीक्वेंस करके गया
है वो भी बेचारा नहीं कर पा रहा, जो क्वाड्रेटिक नहीं कर, इसलिए हर चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज हर चैप्टर की होनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन सारी चीजों को अप्लाई करिए और मैथ्स को अपने स्ट्रॉन्ग करिए और मैथ्स से डरना एकदम बंद कर दीजिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है, और मैथ्स में मचाइए, राइट। सो ठीक है, मैथ्स में इन सारी चीजों को अप्लाई करिएगा जरूर से जरूर। कैसे मैथ्स को पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या चीजें मैथ्स में आपको एक लंबी उड़ान दे सकती हैं, ठीक है, आपको एक अच्छा स्कोर दे सकती हैं, आपका ड्रीम आईडी दे सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट, थैंक यू, और लगे रहिए, मचाते रहिए, फोड़ते रहिए।